लास्ट क्लास में हमने ORM3 में SN1 रिएक्शन के बारे में बात की थी और SN2 रिएक्शन चल रहा था। SN2 के बारे में बात चल रही थी। SN1 में हमने पढ़ा था कि ये 2 स्टेप में होती है प्रोसेस, इंटरमीडिएट्स का कार्बोकेटन बनता है, जबकि SN2 1 स्टेप प्रोसेस है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। SN1 में रीअरेंजमेंट होता है, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। सम अदर SN2 रिएक्शन स्पेशल, जैसे कहीं पर R3N+R है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो ये भी SN2 रिएक्शन करेगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, R3N बनेगा प्लस RNU बनेगा। या R2S+R है, कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये भी SN2 रिएक्शन करेगा, ये R2S प्लस RNU बनेगा। या आपके पास ROTS है और कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये भी यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से RNU बनेगा, OTS माइनस बाहर चला जाएगा। ये भी SN2 रिएक्शन ही है। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको SNI रिएक्शन भी बोलते हैं, SNI रिएक्शन। इफ molecule have लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप भी हो और न्यूक्लियोफाइल भी हो, जैसे X हो यहाँ पर लीविंग ग्रुप, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, तो उसमें इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। रेट ऑफ SNI रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SNI का रेट SN2 से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में होगा तो SNI रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे मान लो Cl है, यहाँ OH है, यहाँ NaOH आपने लिया तो NaOH पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यहाँ O माइनस कर देगा, ये Cl O माइनस यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा। इस तरह से ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। या मान लीजिए आपके पास यहाँ Br है और 1 2 3 4 यहाँ NH2 है, ये OH माइनस है, NaOH, तो यहाँ से पहले तो NH माइनस 1 2 3 4 5 6 Br, यहाँ NH माइनस और NH माइनस यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Br चला जाएगा और इस तरह से NH 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। या आपके पास CH2Br CH2OH है, KOH है मान लीजिए, तो ये पहले यहाँ से H हटाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, CH2Br और यहाँ से CH2O माइनस, फिर यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से ये Br हट जाएगा। इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट CH2O CH2 इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल SNI रिएक्शन के हैं। या आपका OH हो और यहाँ Cl हो और यहाँ पर NaOH हो तो भी SNI रिएक्शन होगा। पहले H प्लस यहाँ से हटेगा, O माइनस आएगा, फिर यहाँ ये अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा और ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, साइक्लिक ईथर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये भी SNI रिएक्शन है। Now SN2 reaction of alcohol.
SN2 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। जनरली रिएजेंट जो यूज होते हैं वो PX3 या PX5 और SOCl2 विद pyridine, ये रिएजेंट यूज होते हैं। और कोई भी एल्कोहल है ROH, चाहे तो PCl5 ले लीजिए या PCl3 ले लो, चाहे PCl5 ले लो, चाहे SOCl2 ले लो, SOCl2 विद pyridine। यहाँ से OH हटके और यहाँ Cl लग जाएगा, RCl, 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 तीनों में ही OH हटके Cl लगेगा। बाई प्रोडक्ट H3PO3, यहाँ POCl3 प्लस HCl और यहाँ पर SO2 प्लस HCl, ये तीनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन तीनों में भी बेस्ट SOCl2 वाला है, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं ये गैस बन के उड़ जाएंगे, इसलिए ये वाला बेस्ट है SOCl2 pyridine। ये तीनों ही SN2 रिएक्शन शो करते हैं, किसके साथ? एल्कोहल के साथ। तो जैसे कोई पूछेगा कि CH3 है, इधर OH है, PCl5 प्रोडक्ट बताओ, तो SN2 रिएक्शन है, तो ये तो ऐसा ही रहा CH3 तो, लेकिन यहाँ Cl बिलो द प्लेन हो जाएगा, या यहाँ OH, H, यहाँ D, यहाँ H, यहाँ पे दे दे PCl3, पहले प्रोडक्ट बताओ, ये भी SN2 होगा, ये OH अगर बिलो द प्लेन है तो ये Cl अबव द प्लेन हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा D और H, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है? SN2। कौन सी रिएक्शन है? SN2। नेक्स्ट, अगर SOCl2 दो कंडीशन में एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine और इन एब्सेंस ऑफ pyridine। एब्सेंस ऑफ pyridine के साथ SOCl2, जिसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, वो SNI रिएक्शन शो करता है, और SNI रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसमें इन्वर्जन नहीं होता, उसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, कन्फिग्रेशन सेम रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे OH, H, CH3D, एक दे SOCl2 pyridine और एक दे SOCl2 ईथर, तो ये तो SN2 रिएक्शन होगा, ये तो SN2 रिएक्शन होगा। SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine SN2 रिएक्शन करता है, SOCl2 ईथर या अकेला SOCl2 है तो SNI रिएक्शन शो करता है। इसमें इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होगा और इसमें रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन मतलब कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, मतलब OH अगर ऊपर है तो Cl नीचे आएगा, ये चेंज हो जाएगा। हाँ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेगा। लेकिन अगर ईथर है या pyridine नहीं है तो रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, जिधर OH है उधर ही Cl रहेगा, CH3 और D, यहाँ पर भी D आएगा, यहाँ पर भी D आएगा। इस तरह से यह है रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। और ये इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। इस तरह से इसमें क्या है, विदाउट pyridine का यूज एल्कोहल से H+ को एक्सट्रैक्ट करने में किया जाता है। जैसे ROH है प्लस SOCl2 है, तो ये यहाँ से ये लोन पे अटैक करेंगे, यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, RO
ये एक लोन पेयर प्लस एस डबल बॉन्ड Cl। अब क्या होता है अगर प्रीडिन होता है तो ये H प्लस चला जाता है, लेकिन अगर प्रीडिन नहीं है तो ये Cl इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड से टूट जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, ये SNI सेम जिधर से हट रहा है वो उधर से ही आ रहा है और इधर RCl बन जाएगा और ये SO2 बन के उड़ जाएगा और यहाँ से H प्लस और ये Cl माइनस HCl बना लेंगे, ये भी HCl बनाते हैं तो ये RCl बन जाएगा और SNI मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर, या एल्कोहल में ही, और अगर अनब्रांच एल्कोहल give SN2 reaction with HI and HBr। जैसे अनब्रांच 1 डिग्री एल्कोहल भी होना चाहिए, जैसे यहाँ OH है या यहाँ OH है या HBr है या HI है, बोले कौन सी रिएक्शन है तो ये SN2 होगा। ये कौन सी रिएक्शन है, SN2 होगा। अगर SN2 है तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जिधर OH है वहीं यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ पर I लग जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ I लग जाएगा। कौन सी रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन हो गई तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अनब्रांच 1 डिग्री एल्कोहल गिव SN2 रिएक्शन विद HI एंड HBr। अगर ब्रांच हो तो बहुत दूर होना चाहिए, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं पर ही हो, दूर होना चाहिए, तो भी वो SN2 रिएक्शन ही देगा। इसके पास में ब्रांच नहीं होना चाहिए। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction of ether ROR dash। Ether are reactive in acidic medium, either HX or H plus H2O, because in basic medium ether are not reactive because RO minus is very bad leaving group, और ईथर अपने आप में भी लुइस बेस है, लोन पेयर है, और ये RO माइनस या R-O माइनस इज वेरी बैड लिविंग ग्रुप, इसलिए ये एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसमें R में, इस ईथर में R और R- और बोथ R 3 डिग्री और मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, more stable than 3 degree carbocation। Then reaction follow SN1 reaction। Then reaction follow SN1 mechanism। Otherwise, any other condition it follow SN2 mechanism। तो इसमें R या R- या दोनों ही 3 डिग्री कार्बोकेटन बनाए या उससे ज़्यादा स्टेबल बनाए तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, अदरवाइज और किसी कंडीशन में SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 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 O CH3, यहाँ पर है मान लीजिए HI। दूसरा हमारे पास है CH3 CH2 O CH3, यहाँ पर है HI। यहाँ पर लोन पेयर है,
ये H प्लस देगा। फर्स्ट स्टेप चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो। अब इसमें देखेंगे तो ये 3 डिग्री है तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये SN2 को फॉलो करेगा। अब चाहे SN1 को फॉलो करे या SN2 को, फर्स्ट स्टेप में HI से H प्लस लोन पेयर पे अटैक करेगा और प्रोटोनेशन होगा। इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। सेम हियर, प्रोटोनेशन होगा। अब अगर ये SN1 मैकेनिज्म है, क्योंकि ये 3 डिग्री है तो ये SN1 होगी, तो इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। अब कार्बोकैटायन ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ये तो CH3OH बन जाएगा प्लस ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाएगा। अब यहाँ पर वो I माइनस आएगा और यहाँ पर I लग जाएगा। इधर ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट, अब ये इसका RDS होगा। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का बनना क्या होता है, RDS होता है। अब ये SN2 रिएक्शन तो एक ही स्टेप में होगा, तो ये I माइनस उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। अब यहाँ तो ये और ये C, तो इसके पास तो CH3 है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो ये तो CH3I बनेगा प्लस यहाँ CH3 CH2OH बनेगा। तो इस तरह से ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और जबकि वो 3 डिग्री वाला है या इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने तो SN1 को फॉलो करेगा। जैसे अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए CH3 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 O CH2 CH3 HBr या CH3 O CH2 CH3 HBr, मान लीजिए ये एक्सेस में ले लिया, ये किस में लिया, एक्सेस में, ये किस में लिया, एक्सेस में, तो ये वाला वही SN1 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म। तो इसमें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और यहाँ पे Br आ रहा था पहले, तो CH3 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 Br प्लस यहाँ पे बन रहा था एल्कोहल CH3 CH2OH। अभी हमने देखा था एग्जाम्पल, लेकिन क्योंकि ये एक्सेस में है तो ये एल्कोहल भी HBr से रिएक्शन करेगा, SN2 अभी बताया था, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br। सेम हियर, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ Br आएगा, CH3Br प्लस CH3 CH2OH, लेकिन वो एक्सेस में है तो ये भी HBr से रिएक्शन करके CH3 CH2Br बनेगा। तो अगर एक्सेस में है ये HBr तो फाइनल दोनों ही एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बनेगा, एल्कोहल प्रोडक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी फर्दर HBr के साथ या HI के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। अब जैसे पूछे कि फाइंड द प्रोडक्ट CH3 O CH2 CH3, यहाँ दे दे HBr और वन इक्विवेलेंट। तो अब ये H प्लस यहाँ आया। पहली बात, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल है तो ये SN1 मैकेनिज्म हो गई। तो पहले प्रोटोनेशन CH CH3 O CH2 CH3 प्लस प्रोटोनेशन होगा फर्स्ट। दूसरा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये क्योंकि ये कार्बोकैटायन, ये तो CH3 CH2OH बना, प्लस ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर फिर फर्दर क्या लग जाएगा, Br, और यहाँ पर CH3Br। हाँ, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछे तो ये कायरल है तो ये D और L हो सकता है, क्योंकि ये कायरल कार्बन है। ऐसे ही
18 दे दे, H प्लस H2O, तो प्रोडक्ट बताऊं। तो इसमें क्या है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो या नीचे वाला। अच्छा, नीचे वाला कार्बोकेटाइन ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये भी SN1 मैकेनिज्म से होगी। तो इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ट्रोपाइलियम बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इधर तो H आना चाहिए, इधर H2 से OH आना चाहिए। तो यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो O18 वाला OH हो जाएगा और यहाँ नॉर्मल OH जो H2O से आया है। इस तरह से इसका ये भी SN1 H प्लस H2O ईथर SN1 मैकेनिज्म। तो ये ईथर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, ईथर में कभी कभी प्रोडक्ट दे देता है कि HI एक्सेस और प्रोडक्ट CH2Br, तो फाइंड द रिएक्टेंट। तो इसके लिए क्या तरीका है, क्योंकि हमको पता है कि ROR डैश या ROR होता है इधर। अब इसमें एक ही प्रोडक्ट है तो हम मानेंगे कि इसके 2 मोल हैं, ऐसा मान लेंगे। 2 मोल, 2 मोल हैं तो इसका तरीका है CH2Br इधर लिया, इधर CH2Br लिया, तो ये दोनों ही यहाँ से हटा के और इसके बीच में ऑक्सीजन लगा देंगे, क्योंकि हमने अभी देखा था CH2O CH2, इस तरह का ये क्या है, ये A है। क्यों है, क्योंकि यहाँ या तो इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, दोनों में एक तरफ H आएगा एक तरफ Br, फिर वो फर्दर OH HBr से रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट ये बनाएगा। तो हमारा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसके बाद इपॉक्साइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of epoxide, nucleophilic substitution reaction of epoxide. epoxide cyclic 3-membered ring होता है, cyclic ether. epoxide are reactive in both acidic and basic medium because of angle strain. angle strain की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में दोनों में ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जबकि नॉर्मल ईथर ओनली एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, बेसिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करता, जबकि ये एंगल स्ट्रेन की वजह से एसिड और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्ट करता है। अब इन एसिडिक मीडियम, अब जैसे CH3 CH CH2 ये है एसिडिक मीडियम, मान लीजिए H प्लस और ROH या H2O हो, तो ये एसिडिक में है। अच्छा, एसिडिक मीडियम है तो ये लोन पेयर है, तो H प्लस यहाँ आएगा। प्रोटोनेशन होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। इन एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। हम इसको बोल सकते हैं SN1 टाइप, नॉट SN1, SN1 टाइप। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ और यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ OR लग जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर ये CH है, CH3 है, यहाँ OR लग जाएगा और यहाँ
OH हो जाएगा। किस मीडियम में? इन एसिडिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। अब ये RO- हो या कोई और भी न्यूक्लियोफाइल हो, ये न्यूक्लियोफाइल भी है और ये बेस भी है, तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जबकि एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा O, अच्छा फिर H2O है बाद में, तो पहले O- यहाँ CH3 या CH2 पर OR आ जाएगा और फिर ये H2O से इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो CH3 CHOH CH2OR, इस तरह से दोनों में प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो हमको बस ध्यान रखना है कि बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और एसिडिक मीडियम में वहाँ अटैक करता है जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में ही इन्वर्जन होता है, चाहे वो बेसिक मीडियम हो चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, दोनों में ही क्या होता है? इन्वर्जन। इपॉक्साइड की रिएक्शन चाहे एसिडिक मीडियम में हो चाहे बेसिक मीडियम में हो, दोनों में ही क्या होता है? इन्वर्जन। तो जैसे कोई बोले कि और यहाँ दे दे गिरना रिएजेंट CH3 CH CH3 MgCl और H2, फाइंड द प्रोडक्ट। तो अब ये गिरना रिएजेंट में क्या होता है? R- न्यूक्लियोफाइल भी बहुत अच्छा होता है, बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये भी बेसिक मीडियम में, वाटर तो न्यूट्रल है, तो बेसिक मीडियम में ये न्यूक्लियोफाइल R- CH3 CH- CH3 कहाँ अटैक करेगा? जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, मीन्स ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और यहाँ ऊपर H2O से क्या आ जाएगा? H। तो ये तो इधर हो गया, यहाँ तो क्या हो गया? OH, यहाँ पर क्या है? CH CH3 CH3। तो ये किस मीडियम में है? बेसिक मीडियम में। इसके बाद SN2AR रिएक्शन। SN2AR रिएक्शन नॉर्मली अगर हेलोजन डायरेक्ट अटैच हो बेंजीन से, बोले ये क्या ये SN1 रिएक्शन शो करेगा? नो रिएक्शन। क्या ये SN2 रिएक्शन शो करेगा? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए ना तो ये SN1 रिएक्शन शो करेगा ना SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो इफ इसके ऑर्थो या पैरा पर कोई भी स्ट्रॉन्ग माइनस है, -I ग्रुप हो, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जिसको बोलते हैं SN2AR रिएक्शन। इसके ऑर्थो या पैरा पर क्या हो? -I ग्रुप, फिर न्यूक्लियोफाइल हो, तो ये SN2AR रिएक्शन शो करेगा और X हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, लेकिन -I ग्रुप ऑर्थो या पैरा पर प्रेजेंट होना ही चाहिए। इससे कैसे होता है? इसकी मैकेनिज्म क्या है? मान लीजिए कोई भी ये है X- है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है, तो ये तो X हो गया, यहाँ क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल माइनस, ये NO2 लगा हुआ है। अच्छा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये फर्दर माइनस, इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा, पूरा X न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस आ गया, तो क्योंकि ये इंटरमीडिएट नेगेटिव बनता है जिसको NO2 -M ग्रुप है, -I भी है, इससे ये इसको स्टेबलाइज करता है।
तो इसके ऑर्थो पर या पैरा पर माइनस एम माइनस आई होता है, तो इसका इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होता है। सेकेंड स्टेप में यहाँ से एक्स माइनस बाहर चला जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, NO2 है और यहाँ क्या लग जाता है, NU लग जाता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं SN2AR रिएक्शन। तो अगर लिविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पर क्या होता है, माइनस एम माइनस आई ग्रुप, तो कौन सी रिएक्शन होती है, SN2AR रिएक्शन। जो रेट ऑफ SN2AR रिएक्शन है वो रेट के इस दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल दोनों पर ही डिपेंड करता है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की है, उससे कम आयोडीन की है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा, उससे कम यहाँ प्लस आएगा, उससे कम यहाँ प्लस आएगा, उससे कम यहाँ प्लस आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है वो इस कार्बन पर कर सकता है। इसलिए फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, और ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा होती है। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो रिएक्टिविटी का है, वो जितना माइनस है माइनस आई ग्रुप ज़्यादा होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे Cl है, मैंने 2 NO2 लगा दिए हैं, Cl है, मैंने 2 NO2 लगा दिए, और Cl है, मैंने 2 NO2 लगा दिए, 3 NO2 लगा दिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा 3 NO2 की होगी, ये ऑर्थो पैरा पर है तीनों। अच्छा, इन दोनों में ये NO2 तो सेम है दोनों में ही, लेकिन ये तो मेटा पर है, ओनली माइनस आई लगा रहा है, लेकिन ये ऑर्थो पर है, ये माइनस एम लगाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा होगी, और 3 लगेंगे तो रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। मान लीजिए यहाँ CN है और यहाँ पर Cl और Br है, और ये बोले CH3 CH2 SK S माइनस के प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल CH3 CH2 S माइनस है, तो ये Cl हटना चाहिए कि Br, तो इस Br के पैरा पर है CN, माइनस एम ग्रुप इस Br के है पर है, इसलिए कौन हटना चाहिए, ये Br, और इसकी जगह क्या आ जाएगा S CH2, ये Cl ऐसे ही रहेगा, ये CN ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या आएगा CS CH2 CH3। या मान लीजिए ये Cl है, ये Br है, और यहाँ NO2 है, यहाँ भी NO2 है, और ये दे दे CH3ONA 1 इक्विवेलेंट। तो अब Cl Br दोनों, इसके भी पैरा पर है, इसके भी पैरा पर, लेकिन Cl इज मोर रिएक्टिव देन Br, तो कौन हटेगा, Cl, क्योंकि हमने भी देखा था Cl की रिएक्टिविटी Br से ज़्यादा है, और ये एक ही हट सकता है, 1 इक्विवेलेंट है, तो Cl हटेगा। तो यहाँ क्या आएगा, O CH3 आ जाएगा, ये Br है, ये यहाँ पर NO2 और NO2। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पर दे दे मान लीजिए Br, और यहाँ पे दे दे Cl, ये NO2 है, और यहाँ पर दे दे C2H5SNA, फाइंड द प्रोडक्ट। तो अब Cl और Br में से कौन हटना चाहिए,
क्योंकि ये Cl हटना इतना आसान नहीं है, ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए ये Br हटेगा और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन सी रिएक्शन करेगा ये SN2 रिएक्शन। और यहाँ से Br अगर ये अबव द प्लेन है तो Sc2H5 कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। अगर ये बिलो द प्लेन होता तो Sc2H5 कहाँ जाता, अबव द प्लेन। तो ये SCH2CH3 हो जाएगा, इधर ये Cl ही रहेगा और इधर ही रहेगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से हमने ORM3 में क्या क्या पढ़ा, SN1 रिएक्शन पढ़ा, एल्काइल हैलाइड का एल्कोहल का, हमने SN2 रिएक्शन पढ़ा, एल्काइल हैलाइड एल्कोहल का, और हमने ईथर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, SN1 और SN2 दोनों। हमने इपोक्साइड की रिएक्शन पढ़ी, बेसिक मीडियम और एसिड मीडियम दोनों में, बेसिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम। और हमने SN2AR रिएक्शन भी पढ़ी, और उसके क्या फैक्टर हैं, क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये हमने सारा पढ़ा इस पूरे ORM3 चैप्टर में। और हमारा ORM3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।